लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो भी डेरिवेशन किया कि एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक है, उसकी वजह से उसे कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं एक बार फिर से 5 मिनट के लिए चलना चाहूँगा ज़रा। इतना बड़ा कंडक्टर है, इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर नहीं है, डेफिनिट लेंथ का एक कंडक्टर है और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने फाइनली फाइंड आउट किया, दैट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन कैपिटल R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला बना था। यहाँ पर R तो ये डिस्टेंस है, I जो करंट कंडक्टर में फ्लो हो रही है, फाई 1 जब आप ऐसा लंब डालते हैं तो एक साइड और दूसरा दोनों एंड से जब हम इसको मिलाते हैं तो दोनों एंड पर ये एंगल आपको दिखते हैं। इसमें एक ओर का एंगल फाई 1 है और दूसरी ओर का एंगल फाई 2 है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, क्यों मैं फिर से आखिरकार वहीं पर आया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस है और बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कैसे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये होता है कि एक वर्गाकार कंडक्टर्स का एक वर्गाकार फ्रेम बनाया गया है, ये सब चालक तार इसमें लगे हुए हैं। ये कंडक्टर्स का एक वर्गाकार फ्रेम है। वर्गाकार मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर हम इसकी भुजा L मान लेते हैं, ये भी भुजा L, ये भुजा L, ये भुजा L और ये भी भुजा L, इस फ्रेम में कहीं भी एक सिरे पर, कहीं भी एक तरफ सेल हमने लगा दी, करंट फ्लो करवा दिया। मान लेते हैं कि ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरह से ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई इस पे, और हम ये भी मान लेते हैं कि करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहां पर ये जो इस वर्ग का, वर्गाकार आकृति का, इस वर्गाकार फ्रेम का ये जो सेंटर यहां पर है, वर्गाकार फ्रेम का सेंटर कहां होता है, उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर। तो ये जो सेंटर है, यहां पर इस करंट की वजह से आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि चालक तारों से बना L भुजा का एक वर्गाकार फ्रेम है। चालक तार हमने लिए, उससे L भुजा का ऐसा एक फ्रेम बना लिया, जिसकी प्रत्येक भुजा में I वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहीं भी एक तरफ हमने एक सेल लगा दी और ऐसा करंट को हमने फ्लो करवा दिया। तब वर्गाकार फ्रेम के केंद्र पर, वर्गाकार फ्रेम का केंद्र विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आपको पता लगानी है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम इसको ऐसा मिला देते हैं, इसके जो विकर्ण हैं उनको हम बना देते हैं। अब ये सेंटर है तो हमने इसको C मान लिया, या आप O मान लो, आपकी मर्जी, जो भी आप मान लो। इस पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे तो आपको ये 4 कंडक्टर दिख रहे होंगे। अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं A, B, C और ये D, तो सेंटर को आप O नाम रख लीजिए। यहां पर आपको 4 कंडक्टर्स दिख रहे होंगे। एक कंडक्टर AD, फिर DC, फिर CB और फिर BA। हर कंडक्टर की लंबाई निश्चित है, परिमित लंबाई का है। सभी कंडक्टर्स की लेंथ L के बराबर है, तो डेफिनिट लेंथ के सारे कंडक्टर हैं। तो सारे के सारे कंडक्टर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही तो हमको कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक भुजा की वजह से
एक साइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। आप ये मानिए कि केवल ये कंडक्टर है बस ए से डी तक का, केवल ए से डी तक का जो कंडक्टर है, इसमें जो भी करंट आई फ्लो हो रही है उसकी वजह से आपको पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बाकी आप पूरा फिगर भूल जाइए, ठीक है। केवल एडी कंडक्टर याद करिए और यहां से कुछ दूरी पर एक ये पॉइंट ओ है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको अगर आपने क्योंकि लास्ट क्लास में इस पॉइंट को पी माना था, अगर आपको लगे पी मानने से हमको ज्यादा इजी रहेगा, आप पी ले सकते हैं। तो क्या तरीका था हमारा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का? सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट पी से कंडक्टर पर एक लंब डालना है। उस डिस्टेंस को हमने कैपिटल आर माना था, तो यहां से एक लंब ऐसा आप डालेंगे। अब इस डिस्टेंस को हमने कैपिटल आर माना हुआ था, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना बड़ा होगा आप थोड़ा ध्यान से देखें। अगर हम इसको ऐसा पूरा मिला देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल किसके बराबर आएगा? एल के बराबर आएगा। देख रहे हैं ना आप कि यहां से टोटल यहां तक का डिस्टेंस इस साइड के बराबर होगा, और यह साइड एल सेंटीमीटर की है। तो पूरी डिस्टेंस अगर एल है तो हमने तो ये तो हाफ डिस्टेंस से ली है, तो ये कितना हो जाएगा? ये l/2 डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से हमारे r की वैल्यू कितनी हो गई? l/2। अगर हम ये सेंटीमीटर में मान लें तो l/2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गई, जो कैपिटल R की वैल्यू है। करंट इसमें I फ्लो हो रही है, डिस्टेंस यहां से R है। अब हमको ये एंगल भी चाहिए, आप ध्यान से देखिए और याद करिए अपने जो लास्ट डेरिवेशन हमने किया उस फिगर को, कि यहां पर जो एंगल्स हमने माने थे दैट वाज φ1 एंड φ2। कुछ याद आ रहा है? मैंने बोला बाकी सारा का सारा फिगर आप भूल जाइए, केवल आप इतना फिगर याद रखें और ये पूरा आप भूल जाएंगे। तो ये इतना फिगर अगर देखेंगे केवल, तो ये उसी डेरिवेशन की तरह आपको दिख रहा है। तो यहां पर अब ये एंगल कितने होंगे इनको हमको देखना है, क्योंकि ये वर्ग है और आप सभी को पता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये 90, 90, 90, 90 सारे एंगल 90, 90 के इसमें होंगे। तो जब हम यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। अगर एंगल हाफ हाफ हो जाएगा तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये एंगल को हमने क्या माना था? φ1, और ये φ1 कितना है? 45 डिग्री। और इस एंगल को हमने क्या माना था? φ2, और φ2 भी यहां पर कितना है? 45 डिग्री। तो हम इस कंडक्टर के लिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए हमको तो पूरे फ्रेम की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले इस कंडक्टर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर इसकी वजह से निकालो, फिर इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, फिर इसकी वजह से यहां पर B कैलकुलेट करो। और जब सब की वजह से B कैलकुलेट हो जाए, बिकॉज B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके बाद आप सबका सदिश योग कर दीजिए। सदिश योग मीन्स डायरेक्शन को समझते हुए, ठीक है। तो पहले एक कंडक्टर की वजह से निकालते हैं। चालक AD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चालक AD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2, क्योंकि ये एक निश्चित लंबाई का कंडक्टर है, अनंत लंबाई का कंडक्टर नहीं है। अनंत लंबाई का कंडक्टर होता तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था μ0/2 पाई I/r, वो हम लगाते। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया एंड दिस विल बी μ0/4 पाई I/r, r is l/2 सेंटीमीटर हियर, l/2 sin 45
प्लस साइन 45, ओके। B इज इक्वल टू, ये नंबर पलट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन एल। साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 45 इज अगेन 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, दिस विल बिकम 2 अपॉन अंडर रूट 2। आप चाहें तो अंडर रूट 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट 2 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा। ये यहां पर मिल गया 2 अंडर रूट 2 आई अपॉन एल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम ड्यू टू ओनली दिस मच कंडक्टर। केवल इस चालक तार की वजह से यहां पर इतना मैग्नेटिक फील्ड आया। डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी आपको। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप डायरेक्शन के लिए हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उस तरफ अपने थंब को सेट कर दीजिए और उंगलियां उस तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, और उसके बाद उंगलियों को ऐसा मोड़ देना। तो हमने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब सेट कर लिया और उंगलियां पॉइंट P की तरफ रखा, क्योंकि P पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करनी है, और उसके बाद फिंगर्स को ऐसा मोड़ दिया। तो डायरेक्शन क्या आ गई, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। फिलहाल जब आपके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब हम कंडक्टर DC की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बेटा कंडक्टर AD जितना लंबा था उतनी ही लंबाई का तो कंडक्टर DC है, और फिर से यहां से आप ऐसा एक लंब डालेंगे, वो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस फिर से L/2 ही निकलेगी, और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड यहां कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे उसकी वैल्यू भी उतनी ही आ रही है। बात समझ रहे हैं? लेकिन डायरेक्शन को चेक करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई डायरेक्शन किसी को कैंसिल कर दे। तो डायरेक्शन बस चेक कर लीजिए आप, बाकी वैल्यू DC साइड लेंगे, साइड CB लीजिए या साइड BA लीजिए, सबकी वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगा। डायरेक्शन देख सकते हैं आप, तो ऊपर वाली साइड ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हमने ऐसा अंगूठा किया करंट की तरफ और उंगलियां मोड़ दिया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ। इसकी वजह से देख लो, तो इसकी वजह से जब देखोगे तो अंगूठा ऐसे सेट करना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, अंदर की ओर। इसकी वजह से ऐसा थंब सेट करिए और अब डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ। तो हमको एक बात पता चली, स्क्वायर की साइड कुछ भी हम ले लें लेकिन हर बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर ही आती है, और हर भुजा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कैसा होगा, सेम। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। अगर किसी एक भुजा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होता और एक दूसरी भुजा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होता तो वो कैंसिल करते, लेकिन चार की चारों भुजाओं की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सब एक ही दिशा में बन रहा है, तो फिर क्या कर देना पड़ेगा, कैंसिल तो होगा नहीं, सारे मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में जुड़ जाएंगे और हर भुजा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम बन रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए, एक भुजा की वजह से हमने निकाल लिया है। अब पॉइंट P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालना चाहते हैं तो चारों भुजाओं की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे जोड़ना ही तो है। तो एक से जो बना है उसका 4 गुना कर दो आप, क्योंकि सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगा ना। तो एक साइड की वजह से इतना बना है, इसका आप 4 गुना कर दो, तो चारों साइड्स की वजह से यहां पर कितना बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा। ये बात समझ नहीं आई आपको? आया? तो अब हम क्या करेंगे, अतः बिंदु P जो कि वर्गाकार फ्रेम का केंद्र है, वर्गाकार फ्रेम का
केंद्र बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र। नेट चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, एक भुजा की वजह से निकाल रहे हैं तो आप इसे dB लिख लीजिए। जब आप पूरे फ्रेम की वजह से निकालिए तो B लिख लें और B को क्या करना है 4 टाइम्स dB, 4 गुना इसका कर देना है बस। तो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 2s are 8, 8 अंडर रूट 2। योर आंसर विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 अंडर रूट 2 I अपॉन L। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा फाइंड करने का। क्या आपको ये मेथड समझ नहीं आया? सबको आ गया? तो प्लीज अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, इसके बाद आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसे हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, करंट। करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सबसे पहले ये बात किसने बताई? ऑर्स्टेड ने। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये बात पता चल गई तो बायो-सैवर्ट ने हमको बताया कि I करंट होने से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उन्होंने उसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। तो B और I के बीच का रिलेशन बताया उन्होंने कि अगर I करंट कहीं पर फ्लो हो रही है तो उससे R डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये उसमें फॉर्मूले पे आया। B और I के बीच के रिलेशन को ही कि I करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको एक और साइंटिस्ट ने बताया। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। I करंट अगर फ्लो हो रही है, अभी मैंने क्या क्या बताया आपको कि करंट ही चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, करंट से ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो I करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमको बायो-सैवर्ट ने बताया। B और I का एक रिलेशन दिया। B और I का रिलेशन एक और भी साइंटिस्ट ने दिया, यानी कि जो काम बायो-सैवर्ट ने किया वही काम उन्होंने भी किया। बायो-सैवर्ट ने बताया I करंट होने से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उन साइंटिस्ट ने भी हमको यही बताया कि अगर किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उन्होंने भी B और I का एक रिलेशन स्टैब्लिश किया और वो साइंटिस्ट का नाम था एम्पियर। क्या नाम था उनका? एम्पियर उनका नाम था। और उन्हीं के लॉ को आज हमको पढ़ना है, जिनका जो नियम जो उन्होंने बताया था वो नियम एम्पियर का परिपथीय नियम के नाम से फेमस हुआ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ उसको बोला जाता है। तो ये वाली बात कुछ समझ आ रही है कि एम्पियर ने क्या किया था? एम्पियर ने वही काम किया था जो बायो-सैवर्ट ने किया था, लेकिन उनका मेथड अलग था, इनका मेथड अलग था, काम दोनों का सेम ही था। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम इतना फेमस हुआ कि अभी आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको जानकर काफ़ी खुशी भी होगी। लेकिन क्या था वो एम्पियर का परिपथीय नियम, वही आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो आप अलग अलग राइटर्स की बुक उठा के देखेंगे तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन वो देते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो मैं भी आपको एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कि मैं कैसे आपको बताऊंगा उसको आप देखिए, लेकिन मतलब सबका सेम होगा। आप कोशिश करिएगा ध्यान से उसको समझने की। तो एम्पियर ने अपने नियम में बताया कि अगर किसी कंडक्टर में ऐसा करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उन्होंने सबसे सिंपल चीज का यूज किया, बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल इन आवर फिजिक्स इज यूनिफिकेशन।
और सिंप्लीफिकेशन। आपको पता है हमारी फिजिक्स का सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो यूनिफिकेशन है। हम बड़ी बड़ी चीजों को क्या करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। और आपने इसके बारे में क्लास 11th में फिजिकल वर्ड रिलेशन में पढ़ा हुआ है। यूनिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन हमारा बहुत मेथड रहता है फिजिक्स में। हम हर एक चीज को बड़ा आसान बनाना चाहते हैं। तो एम्पियर ने भी आई करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस बात को बहुत आसान तरीके से आपको बताया। उन्होंने कैसे उसको आसान किया, इतना सिंपल कि इतना सिंपल आपको कोई लॉ मिलेगा ही नहीं। उन्होंने ये बोला कि अगर कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ भी ज्यादा अपने माइंड को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर करंट आई फ्लो हो रही है और आई से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी आई ही बनता है। सिंपल, माइंड को टेंशन देने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है से अकॉर्डिंग टू एम्पियर वो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनाएगी, आई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, अब आई मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद वो कंडक्टर में ही तो बना नहीं रहेगा, बनेगा फिर कंडक्टर से ऐसा बाहर निकलेगा, तभी तो हम यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ मुझे मिलेगा, कुछ यहां मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड बन करके वो माध्यम में आया और जो मैग्नेटिक फील्ड माध्यम में आया हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को तो एक्सपीरियंस करते हैं। आपने डेरिवेशंस किए हैं, बायो सेवर्ट का लॉ पढ़ा है, तो क्या कंडक्टर में ही आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे? क्या कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं निकालते थे। कंडक्टर यहां है, मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पर पता लगाते थे, यहां एक्सपीरियंस करते थे। तो अगर कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? आंसर है आई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड बन के हमको यहां पर एक्सपीरियंस होगा, हमको यहां पर मिलेगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हमको आई ही मिलेगा? क्योंकि आई बना है और जितना बना वो पूरा आपको यहां मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड यहां बना होगा, बन के ऐसा चारों तरफ फैला होगा, तो यहां जब आप एक्सपीरियंस करने जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड माध्यम में भी तो इंटरैक्ट हुआ होगा। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रकार के फील्ड को मीडियम अफेक्ट करता है। याद आ रहा है कुछ आपको? तो अगर जो माध्यम है वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनकर जब ऐसा चलेगा बाहर की तरफ और हम यहां उसको लेना चाहेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला, यहां हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो जितना बनेगा उतना पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पार्ट को ये मीडियम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ पार्ट को यहां जाने देगा। तो कितना आपको मिलेगा ये भी एम्पियर ने बताया। उन्होंने बताया कि जब ये मीडियम में इंटरैक्ट होगा तो मीडियम की जो भी प्रॉपर्टी होगी, मीडियम का जो भी कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर इसको जब ये आई बन के चलेगा, मीडियम में इंटरैक्ट होगा, तो यहां जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी मिलेगा मीडियम तब तक उसको काट के छोटा कर चुका होगा। कितना कर चुका होगा? तो अब आप सभी लोग फिर से एक बार याद करिए कि माध्यम का एक गुण, माध्यम का एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र को अफेक्ट करता है। माध्यम में दो गुण हैं। एक गुण वैद्युत क्षेत्र को अफेक्ट करता है, उसका नाम हमने रखा था माध्यम की वैद्युतशीलता। एक दूसरा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसको अफेक्ट करता है, उसका नाम हमने रखा था माध्यम की चुंबकशीलता। तो वो चुंबकशीलता उसको इफेक्ट करेगा और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा म्यू इंटू आई। चुंबकशीलता मीडियम की हमने कितनी मान ली? म्यू। चुंबकशीलता को म्यू से लिख रहे हैं, तो चुंबकशीलता अगर माध्यम की म्यू है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा म्यू इंटू आई। पहले तो इतना आप समझ लें। फिर से इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई।
सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर वेरी सिंपली कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आई। वो आई मैग्नेटिक फील्ड बनके ऐसा माध्यम में आगे बढ़ेगा। हम यहां पर उसको देखने गए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो क्या हमको आई ही मिलेगा या कुछ और मिलेगा? कुछ और मिलेगा, आई नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक उसको माध्यम थोड़ा सा अपना इफेक्ट डाल चुका होगा। तो कितना मिलेगा? आंसर है हमको मिलेगा म्यू इंटू आई। म्यू क्यों आ गया, एप्सिलॉन क्यों नहीं आया? क्योंकि म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है, और मैग्नेटिक फील्ड को माध्यम की चुंबकशीलता, जिसे आप परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस बोला था, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बोला था, वो इफेक्ट करता है। अब अगर ये माध्यम फ्री स्पेस होगा, निर्वात अथवा वायु होगा यह माध्यम, तो म्यू की कौन सी वैल्यू हमको यूज करनी पड़ेगी? म्यू नॉट। माध्यम की चुंबकशीलता को अगर आप म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लीज आप याद करें कि अगर यह माध्यम निर्वात होगा, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस की चुंबकशीलता को काहे से लिखा था आपने? म्यू नॉट से। तो कंडक्टर में आई करंट फ्लो हुई, आई मैग्नेटिक फील्ड बना, बन के मीडियम में चला, यहां पर जब पहुंचा, और माध्यम इस समय कैसा है? निर्वात है, फ्री स्पेस है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना मिलेगा? म्यू नॉट इंटू आई। म्यू की जगह पे हम म्यू नॉट यूज करेंगे बिकॉज अवर मीडियम इज फ्री स्पेस। अब क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई ना सबको? आई करंट फ्लो हो रही है, आई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन क्या मीडियम में आई मिलेगा? आंसर है नहीं। अगर ये फ्री स्पेस है तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा? म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, और क्या म्यू नॉट आई सिर्फ इधर मिलेगा? कंडक्टर ने जब मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा तो क्या केवल इधर भेजेगा? चारों तरफ भेजेगा। उसने अपना म्यू नॉट आई इधर भी भेजा, इधर भी भेजा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ भेजा। अब हम क्या करना चाहते हैं? ये जो म्यू नॉट आई मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर में, इसको हम पकड़ना चाहते हैं घेरा बना करके। कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ एक घेरा बना के जितना भी मैग्नेटिक फील्ड टोटल म्यू नॉट आई बन के जा रहा है, उसको हम यहां पकड़ना चाहते हैं। एक घेरा बनाएंगे, पकड़ेंगे। उसके लिए क्या करना है? कंडक्टर रहेगा, उसके चारों तरफ एक आप सर्कल बना लोगे, वृत्ताकार एक लूप बना लोगे। वृत्ताकार लूप बना के वो जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई यहां से निकला हुआ है बन के, वो उसको आप घेर लेंगे, बांध लेंगे पूरा आप। हमने उसमें एक क्वालिटी देखी, देखिए मैं इसको आपको समझाता हूं कुछ ऐसे, आप इससे समझने की कोशिश करिए। इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया कितना? आई। लेकिन क्या जब मीडियम में मिलेगा तो भी आई मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? म्यू इंटू आई। और अगर माध्यम निर्वात है तो म्यू नॉट इंटू आई मिलेगा। तो मान लेते हैं माध्यम निर्वात है। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये एक सर्कल बनाया, देखिए ये आप ऐसा देखिए, इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसके चारों तरफ ऐसा हमने एक सर्कल बनाया, और सर्कल बना के हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड को घेरना चाहते हैं, और हमने पूरे मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा। हमने इसमें एक स्पेशलिटी देखी। क्या स्पेशलिटी देखी? कि अगर ये पूरा घेरा जो हमने बनाया है, अगर ये पूरा घेरा 100 लेंथ है, इसकी 100 लेंथ, और यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले बताइए क्या होगी? ये ऐसा अगर बनाया है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे सर्कल में होगी। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमने देखा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलता है 5, यहां पर देखा ऐसे मिला 5, यहां पर 5, यहां पर 5, 5, 5, 5। तो ये जो घेरा हमने बनाया इस कंडक्टर के चारों तरफ, किस लिए? इससे बन के निकले मैग्नेटिक फील्ड को घेरने के लिए। इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है 5, 5, 5, 5, 5, और उसकी डायरेक्शन क्या है? इस लूप के अलोंग। यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, इस लूप के अनुदिश ही उसकी दिशा है।
तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हमको 5555 मिला। इसकी टोटल लेंथ हमने मेजर कर ली। टोटल लेंथ हमने देखा, टोटल लेंथ है 100। हमने क्या किया, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला 5, टोटल लेंथ कितनी थी 100, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ इतनी जगह से तो नहीं घेरा ना, मैग्नेटिक फील्ड बनके जब चारों तरफ चलेगा तो पूरे सर्कल से हमने घेरा, उसको पूरे सर्कल से हमने घेरा, पूरे लूप से घेरा। तो कितना घेर पाए हम 5 हर जगह 5 मिल रहा है, और टोटल लेंथ कितनी है 100, तो 5 × 100 हमने कर दिया 500। इसका मतलब यह है कि यहां पर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा है 500। उसी को तो हमने पूरा घेर लिया है, एक भी जगह से हमने रास्ता तो नहीं दिया कि यहां से निकल जाए, वो पूरी को हमने बांध लिया, पूरी को हमने घेर लिया, और हमको कितना मिला 500। फिर हमने क्या किया, हमने बोला इतने में घेर रहे हैं इसलिए 500 मिल रहा है। हमने इससे कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, इससे बड़े सर्कल में अब हमने घेरा इसको। अभी इतने वाले सर्कल में घेरा था, इससे बड़े सर्कल में हमने इसको बांधा। बड़ा सर्कल जो हमारा बना ऐसे बना, बड़ा सा सर्कल इस तरह से। इस बड़े सर्कल की टोटल लेंथ जो हमको मिली वो हमको मिली 500। छोटे सर्कल की लेंथ कितनी थी 100, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना था 5। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। बड़ा सर्कल हमने बनाया, टोटल लेंथ उसकी कितनी हो गई 500। अब हम उस बड़े से सर्कल के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां ऐसे, ऐसे, ऐसे। डायरेक्शन तो अभी भी लूप के अलोंग ही है, पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अब हम चेक करते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला 1, यहां पर मुझे मिला 1 1 1 1 1। घेरा बड़ा कर दिया हमने, घेरा कितना लंबा कर दिया 500, पूरा इसका सरकमफरेंस कर दिया, परिधि पूरी 500 हो गई। और अब हर जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है 1 1 1 1 हर जगह। तो घेरा छोटा था तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था, घेरा बड़ा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया वीक। देखिए घेरे की लेंथ बड़ी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला है 1, घेरे की टोटल लेंथ कितनी है 500, तो फिर से अगर 1 मल्टीप्लाइड बाई 500 करोगे तो फिर से कितना मिलेगा आपको 500। घेरे की टोटल लेंथ बड़ी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उतना ही है, और वो क्या था मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ, वो अभी भी उतना ही था। ठीक है, हमने बोला शायद इसकी वजह से हो गया होगा। हमने क्या किया, अब एक बहुत छोटा सा घेरा यहां पर बना डाला, बहुत छोटा सा घेरा। वो जो घेरा बना वो केवल उसकी टोटल लेंथ थी 50, बस टोटल लेंथ हमने कितनी बनाई उसकी 50, टोटल उसकी परिधि आ गई, और इतना सा घेरा बना बस छोटा सा। अब उसके हर पॉइंट पर फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड की दोनों चीजें देखने जाते हैं, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन फिर मुझे लूप में हर जगह लूप के अलोंग ही मिलता है, डायरेक्शन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना मुझे मिला, क्योंकि लेंथ इसकी टोटल 50 थी। अब मैं क्या देखता हूं कि यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है 10 10 10 10 10, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मुझे 10 मिलता है। तो घेरा हमने छोटा बना लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला हमको हर जगह 10। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले से भी कैसा हो गया स्ट्रांग हो गया, घेरा छोटा हो गया। तो घेरा छोटा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया, लेकिन एक चीज थी जो बदल नहीं रही थी, और वो फिर से वही था मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ। उसकी वैल्यू फिर कितनी आएगी 10 × 50 करने से फिर से 500 आएगी। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इतने में घेरा, लेंथ बड़ी थी घेरे की, मैग्नेटिक फील्ड था 500 टोटल हमको मिला। बड़ा सा घेरा बनाया, लेंथ बड़ी हो गई घेरे की, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदल रही थी, और वो था मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ।
छोटे से घेरे में हमने केवल छोटे से घेरे में ही पूरे मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा पकड़ने की कोशिश किया, छोटे से घेरे से ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने का प्रयास किया, तो भी हमको टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड पकड़ में आया 500। और हमने देखा कि ये वही मैग्नेटिक फील्ड था जो इससे बन के ऐसा मीडियम में आया था। बन के मीडियम में कितना आया था, μ0 इंटू आई, अगर फ्री स्पेस है तो। और अगर हम उसको घेरने जाते हैं तो हम घेरने का तरीका हमारा क्या है, हर जगह b ले लीजिए और टोटल लेंथ से क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई। उसकी वैल्यू भी मुझे उतनी ही मिल रही थी। तो छोटा घेरा बड़ा घेरा इनमें क्या फर्क हो जाता था, छोटे घेरे और बड़े घेरे में लेंथ का फर्क हो जाता था, मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट हो जाता था, लेकिन एक चीज थी जो हर बार मुझे एक जैसी मिलती थी और वो था मैग्नेटिक फील्ड और टोटल लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। और ये आता किसके बराबर था, इसकी वैल्यू हर बार, ये 500 का तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये हमेशा उसके बराबर आता था जो μ0 आई था। इसको ले करके एम्पियर ने अपना एक नियम बनाया। ये कुछ मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर मैंने इसमें करंट को इंक्रीज कर दिया, करंट बढ़ा दी हमने, करंट बढ़ा दिया तो अब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा 1000 मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। अब फिर से हमने 100 वाला घेरा बनाया, इसमें हमने करंट इंक्रीज कर दिया, अब ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना कितना रहा है 1000, घेरा हमने 100 लेंथ का बनाया। अब आप समझ गए कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, 10 10 10, क्योंकि क्या नहीं बदलना चाहिए, बी और लेंथ का इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं बदलेगा। तो अगर 100 घेरा है ये 100 लेंथ का, तो फिर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अब कितना मिलेगा 10 10 10 10, क्योंकि 10 इंटू 100 क्या होगा 1000, और 1000 ही तो इसने बनाया। तो इस तरह से एम्पियर ने अपना सर्किटल लॉ बनाया और उन्होंने इसको मैथमेटिकली फॉर्म्युलेट किया। तो सबसे पहले उन्होंने जो फॉर्म्युलेट किया मैं भी आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही थी, आई, तो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बना कितना, आई। लेकिन जब मीडियम में आया फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस ने उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको छोटा कर दिया। कितना कर दिया उसको, वेरी गुड, μ0 इंटू आई कर दिया उसे। और इसी मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने बांधा, उसको जब हम घेरने गए एक लूप बना करके, तो हमने कैसे घेरा, मैग्नेटिक फील्ड कितना B, क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल लेंथ, यही तो करते थे। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल लेंथ का तरीका देखो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू dl। कैसे, यहां पर जितना B आया BDL 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 BDL, और सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो BDL सबको आपस में जोड़ दिया। जोड़ने का मेथड हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिए। और इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। जोड़ने का मेथड हमारा ये भी तो रहा है कि हमने आपको क्या बताया, B को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना है आपको। उसके बजाय हमने उसका तरीका क्या निकाला, एम्पियर ने उसका क्या मेथड निकाला, यहां पर B ले लीजिए, DL से मल्टीप्लाई करा दो, B इंटू DL, फिर B इंटू DL, फिर B इंटू DL, B इंटू DL, B इंटू DL, BDL BDL BDL, और फिर सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो चाहो तो टोटल लेंथ लेकर मल्टीप्लाई कर दो, या हर जगह BDL 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 निकाल के तब प्लस कर दो, बात तो एक ही है ना। तो एम्पियर ने अपने सर्किटल लॉ को बनाने में हर जगह B इंटू DL किया, और उसके बाद सब जितने भी BDL वहां पर बने उन सबको आपस में क्या कर दिया, उन सबको आपस में जोड़ दिया। और जोड़ने का कौन सा मेथड यूज किया, कैलकुलस का मेथड यूज किया, इंटीग्रेशन यूज किया। और इन दोनों की वैल्यूज हमको हर जगह कैसे मिल रही थी, स्ट्रॉन्ग, सेम मिल रही थी, सॉरी। अब ये B कहीं पर वीक होता है, कहीं स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो चीज इसका मल्टीप्लिकेशन था ये नहीं बदलता था। तो अब आपने क्या ये जो इक्वेशन सेट की, कुछ आपको ये इक्वेशन समझ आ रही है, नहीं आई समझ में, आ गया।
अब उन्होंने इसका, ये जो आप इधर राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, इसका एक नाम रखा उन्होंने। क्या नाम रखा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने इसका नाम रखा, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको यहां। और आपको देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल में, उसके साइन में हमने ये एक छोटा सा सर्कल क्यों बनाया है? छोटा सा सर्कल हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमने उसको पूरा कंप्लीट सर्कल में घेरा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड को कहीं पर भी हमने यहां पर रास्ता तो नहीं रखा, छोड़ा नहीं, पूरे सर्कल में घेरा। तो जो इंटीग्रेशन भी होगा दैट विल बी फॉर कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल के लिए। और पूरे एक लूप के लिए होगा तो ये लूप तो एक बंद लूप का काम करेगा, और बंद लूप के लिए मैग्नेटिक इंटीग्रेशन में हम यही साइन बनाते हैं। इसका जो उन्होंने एक नाम बनाया, क्या नाम बनाया गया आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी है और डीएल क्या है? लेंथ। और लेंथ जो होती है एक लाइन जैसी होगी छोटी सी। नहीं समझ आया? अगर आप इसका ये भले पूरा नापोगे तो घेरा बन रहा है, लेकिन अगर इसकी एक छोटी सी लेंथ लेने जाओगे तो वो कैसी मिलेगी? एक लाइन जैसी मिलेगी, उसमें तो कर्वेचर नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने इसका नाम बनाया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम बना दिया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नाम कुछ समझ में आया? तो हम इसको नोट कर देते हैं। इसको कैसे बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकल। हिंदी में हम इसको कैसा पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ये हम इसको हिंदी में पढ़ा करेंगे। नाम समझ आ गया सभी को कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, और ये हमको बताता है कि कंप्लीट सर्कल का आपने इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। और इधर कौन है? म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या चीज है? जो करंट कंडक्टर में फ्लो हो रही थी। अब आप बताएं क्या ये रूल्स आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है अब आपको? ओके। हाँ, अब इसमें हम एक चीज देखना चाहते हैं, म्यू नॉट किस प्रकार की क्वांटिटी है? मैं थोड़ा सा सिंबल क्लियर कर दूं। यहां पर मैं आई के बारे में बताना चाहता हूं, बाकी तो आपको पता है ये सब क्या है। आई जो है वो नेट करंट है जो उस लूप से घिरी हुई है। ठीक है, मैं इसको भी यहां क्लियर कर दूं। आई के बारे में बहुत याद रखें, आई इज द नेट करंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थ्रेडिंग थ्रू द लूप। लूप से घिरी हुई नेट करंट है ये। और लूप के अंदर आप देख सकते हैं ये जो लूप बना था, इसके अंदर एक ही कंडक्टर तो है, और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी? आई। तो नेट करंट इस लूप से कितनी घिरी हुई है? आई। बस ये यहां पर है। अब मैं यहां पर आपको बताना क्या चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। म्यू नॉट किस प्रकार की राशि है? सदिश या अदिश? सदिश, अदिश। किस प्रकार की राशि है? दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, और ये कांस्टेंट है, स्केलर ही है। आई किस प्रकार की राशि है? अदिश। सदिश तो ये भी नहीं है। तो राइट आपका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है? अदिश। इधर आप चलिए, बी किस प्रकार की क्वांटिटी है? सदिश। डीएल, डीएल एक छोटी सी लेंथ है और उसकी डायरेक्शन हमने ऐसे मानी है, तो डीएल भी किस प्रकार की राशि है? सदिश। ये भी सदिश है,
ये भी सदिश है, लेकिन इनका जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अदिश आता है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इन द राइट लेफ्ट हैंड साइड करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दो सदिश राशियों का ऐसा कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है उनका जो हमको स्केलर क्वांटिटी देता है, अदिश राशि देता है हमको। दो प्रकार के प्रोडक्ट हम करते थे वेक्टर्स के, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा हम करते थे क्रॉस प्रोडक्ट, और उसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते थे। तो दो सदिश राशियों के बीच में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो होगा और स्केलर मिलेगी क्वांटिटी हमको? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, कौन सा एक बताइए कोई? डॉट प्रोडक्ट क्लास 11th में ही अभी आपको पढ़ाया गया है और बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, कोई याद नहीं है? बताइए आपको, पढ़िए अच्छे से। तो दो सदिश राशियों का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, बट I is a scalar quantity. So B और DL, these two are the vector quantities. इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके स्केलर मिले, ऐसा एक प्रोडक्ट है और वो है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसलिए दोनों के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? डॉट का साइन होना चाहिए। ना समझ में आया आपको? समझ आया? अच्छा, अब थोड़ा सा जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू नॉट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आपको याद है, ए डॉट बी। इफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज आर ए एंड बी, देन व्हाट विल बी देयर? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट विल बी ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। यहां भी तो ए डॉट बी की तरह फॉर्मूला लग जाएगा, बस ए की जगह पे वेक्टर बी है और बी की जगह पर वेक्टर डीएल है। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो ऐसा लगेगा, बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। बी क्या चीज है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, डीएल इस वेक्टर डीएल का मैग्नीट्यूड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल। बी और डीएल के बीच का एंगल है। बताइए, ये करंट थी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? ऐसे, और यहां पर डीएल कैसा था? वो भी ऐसे। आप देखिए ना, डीएल अगर छोटी सी लेंथ हम लेते हैं तो ये ऐसे ही तो है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, डीएल भी ऐसा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो डीएल भी तो ऐसा ही है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो छोटा सा एलिमेंट लो, डीएल भी तो इसी के अलोंग है। तो हर जगह आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों एक दूसरे के ही अनुदिश हैं। अगर दोनों एक दूसरे के ही अनुदिश हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। वेरी गुड। तो हम यहां थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री लिख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं that cos 0 will be equal to 1. So what will be our formula? This will be mu naught into I is equal to integration of B into dl. तो यही एम्पियर का परिपथी नियम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होके आया है। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? बड़ा आसान है, इसको पढ़ना भी हमने बताया है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप, लूप के अनुदिश। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। थ्रेडिंग बड़ा सिंपल वर्ड है और आप ज्यादा समझ में आए इसलिए मैंने यूज किया है। अदरवाइज मैं थ्रेडिंग ना यूज करता, और भी वर्ड थे मेरे पास, बट मैं उसको यूज करता था। थ्रेडिंग किसको कहते हैं आपको पता होगा? जब एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो उसमें से ऐसा एक लूप होता है, उस लूप में से ऐसा धागा निकालते हैं। ये लूप है, इसमें से ऐसा धागा निकाला जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? थ्रेडिंग।
और यहां पर भी तो करंट ऐसी ही है, दिस इज द लूप एंड दिस इज द करंट, इधर से आती है ऐसा चले जाती है, तो थ्रेडिंग ही तो हो रही है इसके भी। नहीं समझ में आया? तो वो हमने बनाया और बड़ा आसान लैंग्वेज है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अगर आपने इतना कह दिया देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने एम्पियर का परिपथी नियम बता दिया, बस इतना ही से परिपथी नियम है। अभी आई होप कि आपको समझ आ रहा है, ये कैलकुलेशन 2-3 लाइन की जो है समझ में आ गई। अब हम इसकी लैंग्वेज नोट कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या लैंग्वेज बनेगी इसकी। किसी लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल ही है, इसको अभी लिखा था हमने। तो किसी लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा, इस फॉर्मूले पे आई क्या होती है? लूप से घिरी हुई नेट वैद्युत धारा। लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ आ गया? अच्छा, वही चीज हमने इसमें लिख दी है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the loop, this is line integral of the magnetic field along the loop is equal to mu naught times the net current, mu naught times the net current threading through the loop या passing through the loop, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एम्पियर का परिपथी नियम बना। आई होप कि अब आपको ये नियम समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है समझ में? आ गया इतना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और आप सभी को ये लॉ याद करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि आप इसे जब भी एग्जाम में आ जाए आप अच्छे से इसको लिख सकें, ठीक है? तो आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को यहीं पर रखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ में जब और आगे हम लोग चलेंगे तो अब हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे। जैसे हमने पहले बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था तो उसके फिर हमें एप्लीकेशंस किए, ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है तो अब इसके भी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? तो ये एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।